देखो जो बेटा जो 29 को सेकेंड शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन से लिया है और इसमें पूछा है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल आयन ये इन कॉम्प्लेक्सेस का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी कितनी है। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया है K3FeCN6, तो इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो फेरिक आयन है। सॉरी बेटा सर दोबारा करना पड़ेगा सर, इसको एक करो सर्कल कर। तो देखो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि K3FeOH6 ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल जो आयरन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखिए तो ये +3 है। आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें आपको पता है जो फेरिक आयन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 3d5 होगा, क्योंकि आयरन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन एटम के बाद 3d6 4s2 है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हो तो बचता है 3d5। अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इस मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो 3d सबसेल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कॉम्प्लेक्स का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5 × 5 + 2 का स्क्वायर रूट यानी √35 आएगा, जो ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा सा कम, तो आप कहेंगे 5.92 बोर मैग्नेटोन होगा। लेकिन जो दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया है वो है K4FeOH6, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और फेरस आयन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है आर्गन के बाद 3d6 होगा। इसमें भी क्योंकि लिगेंड वीक ही है तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, तो 4 × 4 + 2 ये आ जाता है √24, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कोई 4.90 बोर मैग्नेटोन के बराबर होगी। तो पहले कॉम्प्लेक्स का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.92 और दूसरे कॉम्प्लेक्स का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.9 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो 4th हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, दूसरी बात इसमें यह समझनी थी कि OH नेगेटिव आयन एक वीक लिगेंड फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है और उसके बेस पे आपको देखना है कि किस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लगा लेंगे n × n + 2 का स्क्वायर रूट, यूनिट आ जाएगी बोर मैग्नेटोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट स्पॉट, यानी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो बड़ा आपके जो स्पॉट है उसके अंदर थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है वो काम करती है, तो ये सही बात है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज, ये गलत बात है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी एक टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है और पेपर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल के बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। पेपर खुद स्टेशनरी यानी स्टेशनरी फेज का काम नहीं करता। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और सेकंड फॉल्स, यानी इसका आंसर भी 4th बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी है जिनको आपस में मैच करना है। ये बड़ा कुछ आपके कॉमर्शियल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनकी एप्लीकेशन या उनके यूजेस दे रखे हैं, और सामने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो बैटरी हम यूज करते हैं उनकी कंपोजिशन यानी उनके अंदर कौन से इलेक्ट्रोड है वो आपको दे रखे हैं। तो जो ट्रांजिस्टर्स या जो रेडियोज होते हैं बड़ा उनके अंदर हम ड्राई सेल यूज करते हैं, और ड्राई सेल के अंदर जो एनोड होता है
वो जिंक मेटल का होता है और जो कैथोड है वो कार्बन रोड यानी ग्रेफाइट रोड होती है। तो इसका मतलब ए थर्ड के साथ मैच करता है, तो ए थर्ड के साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन अगर आप देखें तो चौथा ऑप्शन, सेकंड में भी ए थर्ड है। चलो बाकी देखते हैं। हीरिंग एड, तो हीरिंग एड के अंदर बेटा हम मर्करी सेल्स यूज करते हैं क्योंकि ये सेल कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो मर्करी सेल के अंदर एनोड फिर जिंक का ही होता है, लेकिन कैथोड जो है वो मर्क्यूरी ऑक्साइड विद वही ग्रेफाइट होता है बेटा। तो इसका मतलब हीरिंग एड के अंदर बी जो है वो आपका फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो बी फर्स्ट के साथ और ए थर्ड के साथ, तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे सही बन जाएगा। बाकी देखें तो इन्वर्टर्स के साथ बेटा हम लेड स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं और लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड स्पॉन्जी लेड का होता है और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का होता है। तो सी के साथ आप देखें फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। और अपोलो मून स्पेस में या अपोलो मून फ्लाइट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर यूज्ड, इसका यानी डी सेकंड के साथ। तो ट्रांजिस्टर्स के साथ मैच हो रहा है आपका ए थर्ड के साथ, बी अगर देखें तो फर्स्ट के साथ, और इसमें करेक्ट मैचिंग जो है वो फोर्थ ऑप्शन बन जाता है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका जिसमें दिया गया है डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्जन की एंथैल्पी दे रखी है, डायमंड का कंबंशन दे रखा है, ग्रेफाइट के कंबंशन और उसकी एंथैल्पी, और इनमें दे रखा है कि सभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनकी एंथैल्पीज का रिलेशन हमको बताना है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों रिएक्शंस है, तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अगर इसके लिए अगर हम एंथैल्पी लिखें तो एंथैल्पी का वैल्यू लिखेंगे फिर -x किलो जूल पर मोल, राइट। इसी टाइप से इसका एंथैल्पी अगर आप लिखोगे तो ये रखा जाएगा, इसको हम 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, तो -y किलो जूल पर मोल। और इसी टाइप से इस वाली रिएक्शन की एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम डेल्टा S3 से, तो इसकी वैल्यू है हमारी -z किलो जूल पर मोल। अब इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों एंथैल्पीज को रिलेट करना है, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको रिएक्शंस को नंबरिंग कर दें, रिएक्शन नंबर 1, 2 और 3। और इसमें आप देखेंगे तो हमें इन तीनों को रिलेट करना है, तो कोई भी एक रिएक्शन मान लीजिए इक्वेशन 1 है वो हमें लेके आना है। तो रिएक्शन नंबर 1, 2 और 3 से कैसे आएगा उसको इस टाइप से देखते हैं कि जैसे इसका देखिए, इसका रिएक्टेंट है डायमंड, रिएक्शन नंबर 2 में भी रिएक्टेंट डायमंड, और रिएक्शन नंबर 3 का रिएक्टेंट ग्रेफाइट, जबकि फर्स्ट रिएक्शन में ग्रेफाइट प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्शन 1 लेके आनी हो तो आप रिएक्शन 2 को तो ऐड करोगे बिकॉज हमें डायमंड रिएक्टेंट सही है, इसमें रिएक्टेंट है, प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इसमें ग्रेफाइट प्रोडक्ट है और हमको गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट दे रखा है, तो इक्वेशन 3 को इसमें करेंगे माइनस, और इस टाइप से जो इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड रिएक्शन हम लेके आए हैं इसमें प्लस माइनस वही एंथैल्पीज के साथ कर देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2, फिर ये माइनस, देन माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3। अब इन एंथैल्पीज की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं, तो साइन के साथ रखोगे तो डेल्टा S1 तो हो गया -x, डेल्टा S2 हो गया -y, फिर ये माइनस ऑलरेडी है और इसकी वैल्यू भी -z। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो x आएगा हमारा y -z, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन, आपको 4 एल्काइल हैलाइड ही दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे जो पहला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इस सब्सटेंस से, वो आपको पता है ये कार्बोकेटाइन जो एक बेंजाइली कार्बोकेटाइन है, लेकिन प्राइमरी बेंजाइली कार्बोकेटाइन है। दूसरा अगर आप देखिए तो सेकंड से आपको ये 3 फिनाइल ग्रुप यानी 3 बेंजीन रिंग दे रखी है और इसके साथ यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो ये भी एक बेंजाइली कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये टक्सी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगला अगर आप देखिए तो एक और अल्काइल हैलाइड दे रखा है जिससे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा
वो बेटा एक एलाइली कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी एलाइली कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और एक और एलाइली कार्बोकेटाइन जो चौथे ऑप्शन में आपको दिया है, तो वो ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेंजाइली कार्बोकेटाइन है, और बेंजाइली कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इन दोनों में से भी ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये जो सेकंड कंपाउंड है ये जनरेट करेगा। क्योंकि आप कंपैरिजन अगर इनकी करें तो ये, क्योंकि इसमें इस कार्बोकेटाइन के कॉन्जुगेशन में 3 फिनाइल ग्रुप 3 बेंजीन रिंग है, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इस सेकंड कंपाउंड से बनने वाले कार्बोकेटाइन में होगी। इसका मतलब आंसर आपका सही सेकंड। ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को रीड करके बताना है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। तो पहले में ये कह रहा है कि ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन, तो देखो बेटा मेटाजाइलिन हम कहेंगे, ये जो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है इसका नाम है मेटाजाइलिन, कॉमन नेम दिया है इसने, कि अगर इस मेटाजाइलिन की रिएक्शन अगर आप इसकी नाइट्रेशन कराते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, जिसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इस कंपाउंड की नाइट्रेशन होगी। अब आपको देखना है कि नाइट्रेशन कहां होगी। तो आपको ये पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है दोनों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इस मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन ये और ये है, और इसकी पैरा पोजीशन ये है, और इस मिथाइल ग्रुप की ये ऑर्थो पोजीशन है, और आप देख सकते हो कि ये इसकी पैरा पोजीशन है। तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन तो आइडेंटिकल है, और यहां पे दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में एक बल्कियर नाइट्रो ग्रुप का आना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराए, इस कंपाउंड की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराए, तो आपको पता है रिंग के साथ जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप है जिनमें आप कहें बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम हो, तो वो ग्रुप ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप तो नाइट्रो ग्रुप ही रहेगा, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाएंगे, COOH ग्रुप में। तो आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड का जो नाम होगा ये आप कह सकते हो कि ये आ जाएगा बेटा 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सही स्टेटमेंट बन गया। पहले हम इस मेटाजाइलिन की नाइट्रेशन कराएंगे जिससे ये कंपाउंड बन गया, और इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवाते हो, ऑक्सीडेशन आप एल्केलाइन KMnO4 के साथ करा के उसकी एसिडिफिकेशन कर दो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा 4 नाइट्रो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये बात भी आपको पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप अगर रिंग के साथ लगा हो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिससे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन और इस पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा की बजाय मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, इसलिए हम कहते हैं भी नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो आपका आंसर बन जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो फर्स्ट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का, और इस क्वेश्चन में दी रखी है एक रिएक्शन जिसमें दिया हुआ इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2-fold एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें देखना क्या है कि जैसे सबसे पहले तो इसका देख लो आप डेल्टा एनजी। अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी आप फाइंड करते हो तो कैसे करते हो, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इनका समेशन हो गया 1 और 1 2, और इधर हो गया 1 और 3 4। तो ये आ जाएगा आपका 2 - 4, तो हो गया -2। अब डेल्टा एनजी माइनस है 2, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट होती है तो गैस के मोल्स बढ़ेंगे। अब सिस्टम का अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमें, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसके कारण वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से, कि जैसे इस वेसल के अंदर ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है और आपने प्रेशर बढ़ाया तो एक्चुअली पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज।
अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनके जो भी मोल्स है वो कम स्पेस में रहेंगे, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन सारी सभी चीज की बढ़ जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। उसके बाद प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, तो इसके लिए फिर हमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो अगर इस तरह की रिएक्शंस जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो, प्रेशर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से एक्चुअली क्या होता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में गैस के मोल्स डिक्रीज होते हैं। तो गैस के मोल्स डिक्रीज किधर हो रहे हैं, इधर 1 और 3 4, इधर 2, तो 4 से 2, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो शिफ्टिंग डायरेक्शन होगी हमारी, वो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब प्रेशर चेंज करते हो और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो प्रेशर चेंज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन थर्ड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, तो ये गलत हो गया। और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर नहीं रहेगी और उसका रीजन होगा कि वॉल्यूम कम होने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर शिफ्टिंग से और भी चेंज होगा। तो इस तरह से इसमें देखेंगे तो वो वाला ऑप्शन जिसमें ए और बी है वो वाला करेक्ट होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन, जिसमें आपको रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन बैलेंस भी है। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसके बेसिस पे हमें डाटा एनालिसिस करने हैं। तो एक तो इसमें गिवन है KI की कॉन्सेंट्रेशन, KI का एक्टिव मास गिवन है और वो दिया हुआ है 0.1 मोलार। और फिर हमें इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो 200 ml इसका यूज कर रहे हैं KI का, तो वॉल्यूम इसका यूज कर रहे हैं हम 0.2 लीटर। 200 ml का मतलब आप लीटर में लिख सकते हो। और फिर इसने बोला है कि रिएक्ट्स विद KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.004 मोल ऑफ KI3। तो हमें चेक करना है कि एक्चुअली ये इतने मोल से ही रिएक्ट करता है या डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले इसके लिए काम करिए, मोल्स ऑफ KI फाइंड करिए जो रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। उसका फॉर्मूला रहेगा आपका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 और ये आ जाएगा 0.02। तो 0.02 मोल KI होगा अगर इसका 200 ml पिक करेंगे। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में आ जाइए, जो KI की कॉन्सेंट्रेशन वही I माइनस की होगी और फिर यहाँ पे रिएक्ट होने वाला KiO3 IO3 माइनस के इक्वल। अगर इनका कंपैरिजन आप करें तो इनके मोल्स जो रिएक्ट करेंगे उसका रेशियो लिख लेते हैं, रिएक्टिंग मोल्स। तो मोल्स ऑफ KiO3 अपॉन मोल्स ऑफ KI रिएक्टेड, ये रेशियो आएगा इनके कोफिशिएंट के रेशियो में। तो आप देखेंगे KiO3 का कोफिशिएंट है 1, इसका 5, तो ये हो गया 1/5। अब हमारे पास मोल्स ऑफ KI तो है और मोल्स ऑफ KiO3 जो 0.02 से रिएक्ट करेंगे वो हमें फाइंड करने। तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ KiO3 रिएक्टेड विल बी 1/5 इंटू 0.02। तो इससे अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.004। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखें, बी वाले में दिया हुआ है 200 ml ऑफ KI और इसमें फिर H2SO4 के मोल्स हमें पता करने की 0.06 है या नहीं है। तो इसके लिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे H2SO4 अगर आप लेते हैं X मोल तो यहाँ पे S प्लस आएंगे, उसके डबल आएंगे 2S प्लस मतलब 2 मोल और ट्वाइस का मतलब 2x। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो मोल्स H2SO4 के हैं उसके डबल मोल S प्लस के होने चाहिए। तो 0.006 मोल अगर H2SO4 है तो S प्लस यहाँ पे होना चाहिए, इसका डबल 0.012 मोल। तो कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसकी 200 ml के साथ जो मोल्स S प्लस के रिएक्ट करते हैं वो एक्चुअली 0.012 है या नहीं। अगर है तो ये ठीक, नहीं तो गलत। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब इसके लिए हम मोल्स का रेशियो लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ KI।
ये रेशियो हमारा हो जाएगा, कॉफिशिएंट से बोले तो H2SO4 का कॉफिशिएंट आ जाएगा 3 और उसका था 5, जैसा आप रिएक्शन में देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए इसका 5 है कॉफिशिएंट और इसका 6 है, तो H2SO4 लिखोगे तो आएगा 3। अब इसके मोल्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं KI के, तो वैल्यू पुट कर दो 0.02 और ये रेशियो है 3/5। तो इससे आप सॉल्व करिए तो पता चलेगा मोल्स ऑफ H2SO4 आएंगे 3/5 इंटू 0.02। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ से आ गया ये 0.02 इंटू 3.06, 0.06 अपॉन 5 अगर करोगे तो ये आपका मोल्स 0.006 नहीं आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन सी में अगर बात की जाए तो KI के लिए दे रखा है वॉल्यूम 0.5 लीटर और I2 के मोल्स हमें कंपैरिजन करने, तो इसके लिए भी फिर से रेशियो बना लेते हैं। मोल्स ऑफ I2 अपॉन मोल्स ऑफ KI रिएक्टेड, रेशियो आपका होगा कॉफिशिएंट से, इसका कॉफिशिएंट 3, इसका 5, तो 3:5। अब ये अप्लाई करने के लिए मोल्स ऑफ I2 अगर फाइंड किया जाए तो इसका मोलैरिटी 0.1 और वॉल्यूम है 0.5, तो मोल्स KI के हो जाएंगे 0.1 इंटू 0.5 और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगा आपका 5 से 5 ये कैंसिल 0.03 0.03। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, इससे एग्जैक्ट ये रिएक्शन नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा I2। और उसके बाद बच गया आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट पूछा KI3 का, तो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शंस में हमें n फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इक्विवेलेंट मास होता है। तो हमें चाहिए KiO3 का इक्विवेलेंट मास, तो उसके लिए आप देखिए IO3 माइनस का जो n फैक्टर वही KiO3 का होगा। तो IO3 का n फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो आएगा +5। प्रोडक्ट साइड में लिखिए जो आयोडीन का है 0, तो आप देखेंगे चेंज, यहाँ पे चेंज आ रहा है 5 का, तो n फैक्टर जो KiO3 का आएगा वो 5, तो इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 5। इसका मतलब हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, करेक्ट। तो ये कौन से ऑप्शन में है, दोनों A एंड D आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है NaCl is added to the ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड present in the ice cream box to prevent the melting of ice। तो एक्चुअली आइसक्रीम मेल्ट ना हो उसके लिए क्या होता है सेटअप, कि जैसे किसी एक वेसल में आइसक्रीम है और ये मेल्ट ना हो, इसका सराउंडिंग है वो कूल होना चाहिए, ये वाला पोर्शन। और कूल होने के लिए यहाँ पे वाटर अगर लो टेम्परेचर पे रहेगा तो वो बराबर कूलिंग करेगा यहाँ, और अगर आइस रहेगा तो आइस सिर्फ यहाँ रहेगा, तो फिर ऐसे केस में कूलिंग ऑल डायरेक्शन में बोले तो इतनी प्रॉपर नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे वाटर जितना कम टेम्परेचर पे रहेगा आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। तो अब NaCl अगर आप ऐड करते हो आइस के साथ तो ये करेगा क्या, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिना NaCl के वाटर फ्रीज हो रहा है, तो अब NaCl मिलाने पे -1 -2 डिग्री पे भी वाटर रहेगा और वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये कूलिंग प्रॉपर करेगा और यहाँ पे आइसक्रीम आपकी मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे NaCl जैसे ही ऐड करते हो तो ये वाटर को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखेगा, आइसक्रीम को मेल्ट होने से रोकेगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इसने लिखा है ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट दिस टेम्परेचर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो वाटर लो टेम्परेचर पे भी वाटर फेज में रहेगा, आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो प्रॉपर कूलिंग के लिए चाहिए आइसक्रीम के। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट, और दोनों करेक्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा
सेकंड ऑप्शन। तो ये इसका परफेक्ट आंसर। इसके बाद आपको दे रखा है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स का। इस क्वेश्चन में आपको एक ड्रग एक्स दिया हुआ है और ड्रग एक्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये 50% ब्रेक होने के बाद इनइफेक्टिव हो जाता है, और उसके साथ फिर इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको, और 12th मंथ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बच जाता है वो भी दे रखा है, और आपको पूछा है कि एक्सपायरी टाइम कितना होगा। तो 50% डिकम्पोजिशन में जो टाइम लगेगा वो इसका एक्सपायरी टाइम होगा, जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। मतलब अगर हम इसका हाफ लाइफ पीरियड फाइंड कर लें तो वो इसका एक्सपायरी टाइम होगा। उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन है कि इसका काइनेटिक है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करे, उसका हाफ लाइफ पीरियड अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए 2-3 मेथड है। तो हम एक इजी मेथड है वो वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो है उसको C नॉट से लिख देते हैं, और वो आपको यहाँ पे दे रखी है 16 मिलीग्राम पर ml, और किसी टाइम t के बाद जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको दे रखी है 4, और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है वो है 12 मंथ, और हमें चाहिए यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड, मतलब 50% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला रहता है कि किसी टाइम टी पे बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2⁴n। ये वाला n तो यहाँ पे तो ऑर्डर है, यहाँ पे ये वाला जो होता है ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो आप इसे और इस फॉर्म में लिख सकते हो 2⁴ टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ पीरियड, ये कर सकते हैं। तो अब इससे सॉल्व किया जाए तो t का वैल्यू हो गया यहाँ पे 12 मंथ, t हाफ हमको फाइंड करने का है, और ये रेशियो आपका हो जाएगा C नॉट बाई सी टी, दैट इज 16/4 इक्वल्स टू 4, जिसको आप लिख सकते हो 2⁻²। इसका मतलब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 12/t हाफ का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2। तो सॉल्व करने के बाद हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा 6 मंथ। इसका मीनिंग ये होगा कि इस ड्रग को 50% डिकम्पोज होने में 6 मंथ का टाइम लगेगा, और 6 मंथ टाइम के बाद ये एक्सपायरी डेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट होगी आफ्टर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा प्रोसेस है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस होगा। तो ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा ये एक्चुअली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे, और उसमें इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड कौन से हैं इस पे भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। पहला ऑप्शन है जिसमें आपको दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो AgNO3 तो इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जिस मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट है उसी मेटल के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के कारण इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे तो हम देख लेते हैं कि AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिसाइड ऐसे करेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए ऐसे केस में होता क्या है कि यहाँ पे एनोड जो है सिल्वर मेटल का बना हुआ वो तो होता है ब्रैक, और वो ब्रैक होता है सिल्वर आयन में, और जो सिल्वर आयन एनोड पे ब्रेक होके डिकम्पोज होके निकला है वो कैथोड पे आके डिस्चार्ज होके सिल्वर मेटल बना देता है। मतलब कैथोड पे रिडक्शन हो जाता है Ag+ का, और एनोड पे सिल्वर मेटल जिस रोड से एनोड बना है वो ब्रेक होकर के Ag+ सॉल्यूशन में आ जाता है। तो एक तरह से देखें तो जस्ट ट्रांसफर ऑफ मेटल होता है, और जो इफेक्टिवली कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, और ट्रांसफर ऑफ मेटल होता है एनोड टू कैथोड। तो ये हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब इस वाले में जो प्रोडक्ट होंगे हमारे कैथोड पे तो सिल्वर मेटल होगा, और एनोड पे होगा वो Ag+ आयन जो एनोड ब्रेक होकर के बनाएगा। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। अब देखते हैं सेकंड में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
AgNO3 इस बार इलेक्ट्रोड बदल के प्लेटिनम कर दिए। जब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ऐसे केस में होगा क्या कि AgNO3 के प्रोडक्ट जो कैथोड और एनोड पे बनते हैं, उसमें कैथोड पे तो बनेगा आपका सिल्वर और एनोड पे बनेगा वो ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन गैस हो गया यहाँ पे, तो बी वाला ये ठीक है। उसके बाद जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है और इसमें भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो यहां पर भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में एक तरह से अगर आप देखेंगे तो कैथोड पे दो कंपटीशन रिएक्शन होगी, नहीं एक H+ आएगा इससे भी और वाटर से भी H+, तो दोनों H+ ही जाएंगे। तो कैथोड पे तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होगा और एनोड पे यहाँ कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होगी, एक सल्फेट जाएगा दूसरा वाटर, और इसमें जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है वो डिस्चार्ज होता है और वो होता है वाटर, और ऐसे केस में O2 प्रोडक्ट बनेगा। तो सी वाले में जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके कैथोड पे और एनोड पे वो बनेंगे हाइड्रोजन गैस और इधर बनेगा ऑक्सीजन गैस। तो मतलब ये वाला भी एक ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और उसके बाद है डी ऑप्शन, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसमें भी पीटी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इस वाले केस में क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो एक तरह से वाटर का रोल आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, एक तरह से प्रोडक्ट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट है उसके सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इसके प्रोडक्ट बना लेते हैं कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड और एनोड, कैथोड पे तो इस पे H+ साइन जाएगा तो वो डिस्चार्ज होके रिड्यूस होके H2 गैस बना देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर एनोड पे जो जाएगा वो जाएगा आपका सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन में वाटर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण तो बहुत ही कम होगा वाटर का रोल, और इफेक्टिवली इसी का रोल होगा, ये जो मेजर या बोल सकते हैं आप डोमिनेंट प्रोडक्ट होगा। अब इसमें सल्फेट का ऑक्सीडेशन होकर के जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका H2O8 2-, और यहां पर अगर देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन ना होकर के ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीडाइज होता है जिसकी स्टेट -2 से -1 में कन्वर्ट होती है। तो ये एक स्पेशल केस जो आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली देखा जाए तो इसमें भी O2 रिलीज नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, बी और सी में होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ और सी, जिसमें O2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आपके हाइजेनबर्ग से रिलेटेड है, और हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर आप एक ही टाइम में लीनियर मोमेंटम और पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डिसाइड करते हो किसी एटम में, तो उसका एक्यूरेट जो डिटर्मिनेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी प्रेसिजन बोथ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो बिल्कुल ठीक है, जो स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग का वही दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल फॉर इलेक्ट्रॉन देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस। तो ये वाला हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिख देते हैं पहले कि बाई मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा एक्स और लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल, और लीनियर मोमेंटम आप लिख सकते हो m डेल्टा v मास इनटू वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो ऐसे केस में हाइजेनबर्ग इक्वेशन लगाया जाए तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, और ये जब दोनों इक्वल होंगे तो इसको आप डेल्टा p का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप m डेल्टा v का स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और इस तरह से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो हमारे पास है m डेल्टा v का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π,
4 पाई, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो m डेल्टा v हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा रूट ऑफ h बाई 4 पाई। इसको सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 का रूट आ जाएगा 2, तो 1 बाई 2m इंटू अंडर रूट h बाई पाई। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप देखेंगे तो वेलोसिटी अनसर्टेनिटी रूट h अपॉन पाई इंटू 1 बाई 2m, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो जिसमें दोनों ट्रू है, और वो है आपका ऑप्शन 3, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ईथर दे रखी है और ये एक एसिटल भी दे रखा है, और आपसे पूछा है कि किस कंपाउंड की HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो फिनोल बनेगा। पहले आप देखिए कि पहला कंपाउंड जो दे रखा है आपको एनिसोल दे रखी है, और अगर इस एनिसोल की HBr के साथ रिएक्शन कराए तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जिसमें कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यही टूटेगा। या ये कहें कि पहले इस ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव आयन जुड़ के इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, और ये आने वाला ब्रोमाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट फिनोल एंड मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएंगे। तो ऑप्शन आप देखें कि 4 में से अगर पहले ही देखें तो पहला आंसर आ गया है। बाकियों को भी अगर देखें, अगर बाकियों की भी आप हाइड्रोलाइसिस करें तो पहले यानी सेकंड ऑप्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसकी हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये CH या OH और आप लिखेंगे CH3Br के 2 मोल, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2CHO, मतलब फिनोल यहाँ पे नहीं बना। इसकी भी अगर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको पता है प्रोडक्ट बेंजीन रिंग के साथ ये यहाँ आ जाएगा बेटा OH प्लस CH3Br, यानी यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, फिनोल नहीं बन रहा। और इसकी भी अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HBr के साथ तो आपको पता है इधर वाला ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा और एक आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एक बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसका सही आंसर पहला ही हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसकी HBr के साथ रिएक्शन कराने से फिनोल बनेगा। तो आपको ये शायद पता भी है कि एनिसोल में इधर से रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है और इसलिए बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। और प्रोटोनेशन के बाद जो HBr अटैक करने के लिए आता है वो भी वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो। इसका प्रोडक्ट पहला ही बन जाएगा, मतलब इसके प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट फिनोल और दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आपके पास ये एक नाम दे रखा है, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दे रखा है, नेम है हेक्स 1ene एंड 4ine। तो आपसे पूछा है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहले बेटा हम इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे 6 कार्बन एटम की एक चेन है, क्योंकि जो रूट वर्ड दे रखा है वो हेक्स दे रखा है। 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मैं नंबरिंग भी इधर से ही कर देता हूं। तो 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब बाकी इन कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम लगा के इनकी वैलेंसी पूरी कर दे तो पहले के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, दूसरे के साथ 1 हाइड्रोजन एटम लगेगा, तीसरे के साथ आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। और 6 कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे। अब आप इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं तो पाई बॉन्ड तो आप देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड तो आप देख रहे हैं कि 3 आएंगे बेटा। और सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें तो आप देख सकते हो कि पहले मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड काउंट कर लेता हूं तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये एक चौथा सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहे, और जितने हाइड्रोजन एटम है वो सारे भी आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम ही काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5,
6, 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 13 आ जाएंगे और पाई बॉन्ड 3 है। तो इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड का नंबर बताना आपने, तो वो 13 है और पाई बॉन्ड आपको पता है 3 है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है जो ज्यादातर बच्चों से गलत भी हो जाता है, क्योंकि इसने पहले पाई बॉन्ड का नंबर दे दिया जो 3 है और सिग्मा बॉन्ड यानी पूछा आपको पहले सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 13 है और पाई बॉन्ड 3 है। इसका सही करेक्ट आंसर बेटा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपको कहा है कि द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय एलिमेंट अमंग लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम दैट हैव द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि ये जो 6 एलिमेंट दे रखे हैं इनमें सबसे छोटा एटॉमिक साइज, सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है। तो पहले हम देखो, आपको पता है कि लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और अब आप यहां पे देखिए कि सोडियम लिथियम के नीचे 3rd पीरियड में आता है, बेरिलियम के नीचे यहां मैग्नीशियम आता है और बोरोन के नीचे यहां पे एल्यूमिनियम आता है। अब आप देखें कि जो 3rd पीरियड के एलिमेंट है इनके पास क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनिक सेल है, तो डेफिनेटली इन तीनों एलिमेंट का एटॉमिक साइज इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक साइज से बड़ा होगा। और इनमें अगर तीनों का एटॉमिक साइज आपस में कंपेयर करें तो सोडियम का लार्जर, मैग्नीशियम का स्मॉलर, एल्यूमिनियम का और स्मॉलर, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है पीरियड में। तो मैं कहूंगा कि सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, मैग्नीशियम स्मॉलर है और एल्यूमिनियम इन तीनों में स्मॉलर है। नेक्स्ट अगर देखें तो इन तीनों एलिमेंट को भी अगर आपस में कंपेयर करोगे तो लिथियम का साइज बेरिलियम एटम से लार्जर होगा और बेरिलियम एटम का साइज बोरोन एटम से लार्जर होगा। और इन तीनों को भी यहां पे मैं अगर अरेंज करता हूं तो ये लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा और फिर बोरोन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑल 6 एलिमेंट में जो बोरोन है दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। और बोरोन का जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो बोरोन आपको पता है एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है बोरोन, और 13th ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ऑक्साइड बनाते हैं बेटा M2 टाइप के। तो बोरोन के ऑक्साइड का फार्मूला B2O3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इसने एलिमेंट को सिंबल A दिया है, तो बनने वाले ऑक्साइड का फार्मूला A2O3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले तो इन ऑल 6 एलिमेंट की आपको एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करनी थी, और एटॉमिक रेडियाई में 2 बातें याद रखनी कि 3rd पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक साइज 2nd पीरियड एलिमेंट के एटॉमिक साइज से लार्जर होगा, और पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज बोरोन का हो गया और बोरोन के ऑक्साइड का फार्मूला। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन से रिलेटेड है। और आपसे पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल गिव एजो डाई। तो आपको जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं उनको थोड़ा एनालाइज करो। आपको पता है ये एनिलीन, जब इसकी रिएक्शन आप NaNO2 HCl के साथ कराओगे इसकी डाई एजोटाइजेशन हो जाएगी, और इसका जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा वो आप ये लिख सकते हो कि ये डाइजोनियम साल्ट बन गया। लेकिन ये डाइजोनियम साल्ट इस टोल्यूइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेगी कोई एरोमेटिक अमाइन या आपका कोई फिनोल। आपको पता है ये जो दूसरा रिएक्टेंट है इसमें बेंजीन रिंग उतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा आप देखें कि SO3H ग्रुप की रिएक्शन ये करवा रहा है SO2 के साथ। तो यहाँ पे अगर पहले स्टेप की रिएक्शन देखें तो आपको पता है यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी अगर आप अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करा देंगे तो बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। और इसकी रिएक्शन अगर आगे फिर करवाते हो तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो बन जाएगा बेटा ये NH, और यहां से आप देख सकते हो कि ये Cl रिमूव होकर के प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये। लेकिन आपको पता है ये एजोडाई नहीं है। एजोडाई के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन ये
डाइएजो ग्रुप होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो ये साइनाइड की इस बेंजोनाइट्राइल की 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो पहले स्टेप में तो आप कहेंगे बेंजामाइड बन जाएगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में। PCl5 यहां पे आपको पता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट का फिर काम करेगा, तो फिर साइनाइड ही बन जाएगा और उस साइनाइड की रिएक्शन अमाइन के साथ नहीं होगी। इसका मतलब थर्ड भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, जो मैं अगले स्टेप में डिस्कस करता हूं। आपको यहां पे कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन की पहली रिएक्शन कराओ टिन एंड HCl के साथ, फिर उसकी रिएक्शन कराओ NaNO2HCl के साथ, और फिर करवाओ बीटा नेफ्थोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए यहां पे आपको पता है ये नाइट्रोबेंजीन जब रिएक्ट करेगी टिन और HCl के साथ, तो आपको पता है टिन और HCl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। टिन और HCl का जो कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये आपके इस नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदल देगा बेटा। और इस एनिलीन की अगर अगले स्टेप में आप डाईएजोटाइजेशन कराओगे NaNO2 और HCl के साथ, तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी और मैं कहूंगा ये डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप बीटा नेफ्थोल के साथ कराते हो बेटा, तो ये कंपाउंड है आपका बीटा नेफ्थोल, और वो भी एल्केलाइन मीडियम में। तो अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा बेटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये आपका डाइएजो ग्रुप, और इसके साथ ये वाली जो OH ग्रुप के साथ OH के साथ वाली जो ऑर्थो पोजीशन है ये हाईली एक्टिवेटेड होगी, और आपका ये जो डाइएजो ग्रुप है वो यहां पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट जो आपका ये वाला बन जाएगा। आप चाहे इसको से लिख सकते हो, ये जो कंपाउंड बनेगा ये एजो डाई होगी। तो इसका मतलब इसका सही जो ऑप्शन है वो फोर्थ हो गया। नाइट्रोबेंजीन की पहले रिडक्शन से एनिलीन बन गई, डाइएजोटाइजेशन से डाइजोनियम साल्ट बन गया, और उसकी बीटा नेफ्थोल के साथ कपलिंग रिएक्शन से एजोडाई बन गई। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का, टोटल एनर्जी, स्टेशनरी स्टेट का, एटॉमिक नंबर का आपको ग्राफ बताना है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज और दे रखी है कि N कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट N होगा तो वेरिएबल हो गया ओनली Z, तो E प्रोपोर्शनल टू आएगा आपका -Z²। तो इसमें अगर हम ग्राफ बनाते हैं E वर्सेस Z² का, तब तो ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, इस टाइप का, ये प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे ग्राफ आपको E और Z का बनाना है, तो E और Z का जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा आपका तरह से ये। तो ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका मैच करेगा, जिसमें E और Z इस तरह से रिलेट रहेंगे। देखो जो 18 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, वो दिया है कि आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। पहले तो इसी वर्ड पे आप फोकस करें। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज का मतलब कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ मेटल आयन, और साथ में कह रहा है कि विद ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल। यानी यहाँ पे पहली बात तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो d सबसेल में है वो ऑड नंबर में होने चाहिए। तो पहले देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं। तो मैं कहूंगा पहला कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक है, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल आयरन के साथ 4 ऑक्साइड आयन इसने दे रखे हैं। दूसरा बी भी आपको पता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है फेरिक आयन के साथ 6 साइनाइड लिगेंड, एक ही टाइप की लिगेंड दे रखे हैं। लेकिन सी ऑप्शन वैसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एक होमोलेप्टिक की बजाय हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। डी भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के साथ एक ही टाइप के लिगेंड है। और अगर चौथा देखें, सॉरी
ई ऑप्शन देखें तो इसमें भी बेटा दो टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे वाटर भी है और फ्लोराइड आयन भी लिगेंड है। तो आप ये दो ऑप्शन तो पहले ही हटा दें, मतलब सी और ई तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया आपके पास ए, बी और डी। अब इनमें चेक करेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कॉम्प्लेक्स अगर मैं लेता हूं FeO4 2 नेगेटिव, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो X बटा ये +6 आएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन अगर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा 3d2, क्योंकि आयरन एटम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद होता है 3d6 4s2, 6 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने, 2 यहां से और 4 यहां से। तो इस कॉम्प्लेक्स में तो इलेक्ट्रॉन जो डी सबसेल में है वो इवन नंबर में है, ऑड नंबर में नहीं है, तो ए ऑप्शन भी चला गया। वैसे अब आप ऑप्शन चेक करें तो बचता आपका बी एंड डी। वैसे तो आंसर तो यहीं से पता लग रहा है कि बी एंड डी, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। बी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो दे रखा है FeCN6 3 नेगेटिव, और इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फेरिक आयन का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आएगा बेटा, क्योंकि आपको आयरन एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकलेंगे और 1 यहां से, तो 3d सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब बी ऑप्शन बनता है। और डी को भी अगर चेक करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl4 2 नेगेटिव, और इसमें कोबाल्ट अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा कोबाल्ट एटम का 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d7, और 7 आपको पता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये दो कॉम्प्लेक्सेज हैं जो होमोलेप्टिक होने के साथ साथ इनमें मेटल आयन के पास, सेंट्रल मेटल आयन के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर बेटा बी एंड डी ओनली आ जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं अगला, उसमें पूछा आपको कि आइडेंटिफाई द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आपको पता है जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके आपस में कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। जो अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम नॉन इसेंशियल या डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड कहते हैं, और जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको हमें डेली अपनी डाइट के थ्रू बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, उनको कहा जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। और इसेंशियल अमाइनो एसिड में इस लिस्ट में वैलिन है, लाइसिन है और ये थ्रियोनिन है। ये जो तीन आपके अमाइनो एसिड है ये इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और प्रोलीन और जो टायरोसिन है ये दोनों नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो इसमें ऑप्शन ए, सी एंड डी बनेगा, और ए, सी एंड डी आपको पता है पहले आंसर में दे रखा है, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट 15 ग्रुप एलिमेंट। पहले तो आप ये देखो कि 15th ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आते हैं। और पहले 4 एलिमेंट ही लेने आपने, ये पहले 4, यानी बिस्मिथ के बारे में कोई बात नहीं करनी। आपसे आगे कह रहा है ये कि चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। ये जो एपेटाइट्स होते हैं बेटा वो एक क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, और ये मिनरल होते हैं कंटेनिंग कैल्शियम फॉस्फेट। जैसे ये कंपाउंड है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरेपेटाइट, फ्लोरएपेटाइट। अगर ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन हो तो इसे कहते हैं क्लोरेपेटाइट, और अगर यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो ये जो एपेटाइट फैमिली है इसमें एलिमेंट बड़ा फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस इन एपेटाइट्स का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो आपको यहां पे फॉस्फोरस एलिमेंट की
आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी है। तो आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब आप नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो डिक्रीज होती जाती है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, तो ये आपको पता है ये 1402 आ जाएगी, और ये 1012 आ जाएगी, और नीचे जाएंगे आर्सेनिक की 947 आएगी, और सबसे नीचे जो एंटीमनी है वो 834 आ जाएगी। तो इसमें आंसर बन जाएगा बेटा आपका सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ये इस पे जोर देना था कि जो एपेटाइट है ये क्या है। तो एपेटाइट एक क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस या ये कहें कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसमें आपको एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस एपेटाइट वर्ड से फॉस्फोरस आ गया, और फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी आपको इनमें चेक करोगे तो डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, और सेकंड वैल्यू आपको पता है 1012 आ रही है। तो ये फॉस्फोरस की आयनाइजेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है सल्फर का एस्टिमेशन के लिए इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर है उसका मास दिया हुआ है 0.20 ग्राम, और जब इसको कन्वर्जन करके पूरा सल्फर है वो बेरियम सल्फेट में ले जाते हैं तो बेरियम सल्फेट का मास दिया हुआ है 0.40 ग्राम। अब यहाँ पे हमको चाहिए परसेंटेज मास ऑफ सल्फर कंपाउंड में। तो मास परसेंटेज का सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा है वो लिख लेते हैं। जैसे किसी कंपाउंड में मास परसेंटेज ऑफ सल्फर हमको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये सल्फर है मल्टीप्लाइड विथ, ये फॉर्मूला है बेसिक। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके मास ऑफ सल्फर जो 0.2 ग्राम प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर कितना कंट्रीब्यूट करना है वो मास सल्फर का। तो सबसे पहले इसके लिए बेरियम सल्फेट लेते हैं। बेरियम सल्फेट जो है उसके लिए आपको मास दिया हुआ है वो दे रखा है 0.40 ग्राम, और इसका मोलर मास एटॉमिक मास आपको दे रखे हैं, इसको ऐड करेंगे। बेरियम का 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो ये आपका बनेगा 233 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट के लिए दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो मास, दूसरा मोलर मास। तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे मोल्स। तो मोल्स ऑफ PSO4, तो इसका बेसिक फॉर्मूला मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो ये मोल आ गई। अब मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आने के बाद हमें फाइनली मास सल्फर का चाहिए, तो सल्फर के मोल। तो आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, जितने मोल इसके होंगे वही मोल्स होंगे सल्फर एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम। अब सल्फर एटम के मोल हो गए तो ऐसे केस में आप मास ऑफ सल्फर एटम फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ सल्फर तो मोल्स इनटू मोलर मास, 0.40 अपॉन 233 इंटू मोलर मास सल्फर एटम का हो जाएगा 32, ये आ जाएगा आपका मास ग्राम में। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें मिल गई जो हमें चाहिए। एक तो मास ऑफ सल्फर जो हमने फाइंड कर लिया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम इसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए बताइए क्या आएगा। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर टू, इसका मास तो हो गया 0.40 इंटू 32 अपॉन 233 और अपॉन में ही हो जाएगा 0.2 और इंटू 100। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे देखिए ये हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 64 इंटू 100 अपॉन 233, और इससे आप देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका आएगा 64 अपॉन 2.33, और ये सॉल्व करके जो आता है आपका ये 27.5 के अप्रॉक्स आता है परसेंटेज में। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखना है ये परसेंटेज में
10⁻⁻1 के टर्म में, तो ये आपका हो जाएगा 275 इंटू 10⁻⁻1 परसेंटेज, मतलब यहाँ पे आंसर आपका आएगा 275। तो ये करेक्ट आंसर। तो इसका जो मेथड था उसमें बेसिक आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दिया हुआ है और बेरियम सल्फेट की हेल्प से मास ऑफ सल्फर डिसाइड किया, यहाँ रख दिया और इसको सॉल्व। तो ये डन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन जो नेगेटिव बेयर टेस्ट देता है और उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बता रखा है C9H12। मतलब इसकी अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एलिफेटिक पार्ट में नहीं है। इसमें बेंजीन रिंग तो हो सकती है, लेकिन आपको पता है जो एरोमेटिक पार्ट में जो पाई बॉन्ड होते हैं उसकी बेयर एजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको ये कह रहा है कि C9H12 एक हाइड्रोकार्बन है जो बेयर टेस्ट नहीं देता है। उसके बारे में नीचे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम द अबव, यानी इसके आइसोमर और उन आइसोमर्स में से विद 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस कंपाउंड के अंदर एक तो बेंजीन रिंग है, वो कहां से पता लग रही है वो भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि आप देखें कि 9 कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन एटम 12 ही है, तो ये कंपाउंड एलिफेटिक तो नहीं हो सकता। और साथ में ये भी कह रहा है, क्योंकि इसने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि नॉन एलिफेटिक पार्ट को छोड़ के, मतलब इसमें कोई ना कोई एरोमेटिक पार्ट भी है, तो वो एरोमेटिक पार्ट आपने बेंजीन रिंग बना ली। अब इस बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन आ गए और टोटल कार्बन एटम आपके कंपाउंड में 9 है, तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम इसके साथ बाहर होंगे। अब वो 3 कार्बन एटम या तो बेटा एक ही प्रोपाइल ग्रुप के रूप में हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मतलब इसके साथ ये बेंजीन रिंग के साथ एन प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो रिंग के साथ बेटा एक कोई मिथाइल ग्रुप और एक कोई इथाइल ग्रुप हो सकता है, और अगर 2 ग्रुप ये अलग अलग हैं तो इसके 3 पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। आप ये समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर और देखें बेटा, आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगा दें तो भी इसके आइसोमर देखो, एक ये हो जाएगा, एक आपको पता है ये हो जाएगा, और एक आपका आइसोमर ये हो जाएगा बेटा। जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो भी 3 टाइप की होती है। तो पहले तो मैंने इस कंपाउंड के C9H12 के ऑल पॉसिबल आइसोमर लिख लिए। एक बार फिर से देख लो, 9 कार्बन एटम रिंग में आ गए और 3 कार्बन एटम बाहर होंगे। हाइड्रोजन एटम भी काउंट करें तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 तो यहां रिंग में है, 2 यहां पे होंगे 7, 2 9 और 3 यहां पे 12। मतलब ये कंपाउंड, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आपको पता है प्रोपाइल ग्रुप की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है रिंग के साथ, एक मिथाइल या एक इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या तीनों मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अब आप देखें कि ये अगर एक ही रिंग के साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका तो एक ही आइसोमर बनेगा, तो एक ये होगा एक ये होगा, ये 3 आइसोमर बन जाएंगे और ये भी 3 बन जाएंगे। लेकिन आपको इसने ये पूछा है कि आपको वो आइसोमर सिलेक्ट करने जिनके अंदर 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट हो। अब इसका मतलब क्या, आप देखें नॉन एलिफेटिक का मतलब ये हुआ कि ये जो साइड वाले ग्रुप है इनके ऊपर आपने सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना और इनको सब्स्टिट्यूशन साइट के रूप में नहीं लेना। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन साइट फिर रिंग वाली लेनी है। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट है वो 2 ही होंगे बेटा, एक तो जैसे ये कहें और ये दूसरी। तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइट और नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट इसमें 2 होंगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, यहां पे आ जाए, ये दूसरी होगी बेटा,
और यहां आ जाए तो तीसरी सब्स्टिट्यूशन साइट, यानी इसके अंदर भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइट 3 है और नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट 3 है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइट एक ही है, क्योंकि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए और चाहे यहां आ जाए, ये तीनों साइट आइडेंटिकल है। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट की बात करें तो एक ही है। इसका मतलब ये तीनों आइसोमर तो आपके निकल गए, इनमें से कोई नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो आप देखिए जिस पोजीशन पे ये एन प्रोपाइल ग्रुप लगा है, इसकी ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल साइट्स हैं। ये दोनों मेटा पोजीशन है, ये दोनों आइडेंटिकल साइट्स हैं, और ये पैरा पोजीशन है जो डिफरेंट थर्ड साइट है। इसके अंदर 3 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट है, लेकिन आपको तो 4 वाला चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी बेटा आपको पता है 3 ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट्स होंगी, चाहे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए सब्स्टिट्यूएंट, चाहे मेटा पे आ जाए, चाहे पैरा पे आ जाए। तो इसमें भी डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूशन साइट है वो 3 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ये जो 5 आइसोमर है ये तो निकल गए। अब इनमें से 3 में से और चेक करेंगे हम। तो आप इस कंपाउंड की बात करें, ये जो आपको दे रखा है 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, इसकी सब्स्टिट्यूशन साइट एक ही होगी। ये बेटा इस इथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन है, ये दूसरी हो जाएगी, ये इसकी तीसरी हो जाएगी, और इवन ये चौथी डिफरेंट साइट होगी, क्योंकि ये साइट मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे है। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड में, यानी इस आइसोमर में 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट है। तो एक तो ये हो गया आपका आइसोमर। अगला अगर देखें तो इस आइसोमर की बात करें तो इसमें भी एक साइट ये है जो इन दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में, एक ये हो सकती है, ये भी अलग है, ये साइट है तो ये भी अलग है, और ये साइट भी इसकी अलग है। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट है। इसका मतलब एक आइसोमर आपका ये हो जाएगा। 2 हो गए अभी तक। लेकिन अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन साइट जो डिफरेंट है वो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट या तो मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और या इस इथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके अंदर भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट बेटा 2 ही बनती है। इसका मतलब आप ये भी नहीं लेंगे। तो इस कंपाउंड के जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं उनमें से सिर्फ 2 आइसोमर ऐसे हैं जिनके अंदर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट्स हैं। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर 2 बन जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई सारे आइसोमर आपको चेक करने पड़ने थे और उसके बाद आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और आपसे ये कह रहा है कि एक पहला कॉम्प्लेक्स है K3CONO2 होल 6, K4FeCN6, K3FeCN6, Cu2FeCN6 और Zn2FeCN6। आपसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्सेज हैविंग येलो कलर। तो इसने भी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि पहले ये जो आपको 5 कॉम्प्लेक्सेज दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 कॉम्प्लेक्सेज में से कितने येलो कलर वाले हैं, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको कहा है कि जो येलो कलर के कॉम्प्लेक्सेज हैं उनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका सम करो, चलो उसको ऐड करके वैल्यू बताओ। तो इसमें बेटा आपको जो याद रखना पड़ेगा, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है K3CONO2 होल 6, ये बेटा येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। जो K4FeCN6, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये भी येलो कलर का होता है। ये अगले 2 कॉम्प्लेक्सेस जो दे रखे हैं K3FeCN6 और Cu2FeCN6, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस रेड कलर के होते हैं। और ये लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स जिंक वाला दे रखा है, जो जिंक फेरोसाइनाइड वाला, ये आपका ब्लूइश व्हाइट या आप कहें पेल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ये पेल ब्लू कह दो, ब्लूइश व्हाइट कह दो, हल्के से नीले रंग का ये कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये पहले 2 कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स येलो कलर के हैं
और इन येलो कलर कॉम्प्लेक्सेस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड आउट करके उसको ऐड करना है। तो पहला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है और इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कोबाल्ट +3 है बेटा, और कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो आर्गन के बाद 3d6 है, d6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है। और यह भी याद रखो कि जो NO2 नेगेटिव आयन है ये बेटा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़ता है तो मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। ये 6 इलेक्ट्रॉन आने तो ऐसे चाहिए थे कि 5 एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते, एक में पेयरिंग हो जाती, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये ऑल 6 इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट के 3d सबसेल में पेयर हो जाएंगे। तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है 0 आ जाएगा। 0 × 0 + 2, ये 0 वैल्यू आ गई। तो पहले कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। दूसरा अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स आपको दिए K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसमें भी आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, +2 आएगा, और फेरस आयन का कॉन्फ़िगरेशन भी 3d6 होता है। और क्योंकि साइनाइड भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, और मेटल के d ऑर्बिटल में ऑल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, देयर बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही आएगा। तो दोनों के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू का सम 0 आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। क्लियर हो गया होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल माना जा सकता है, क्योंकि पहले इन कॉम्प्लेक्सेस के कलर आपको याद होंगे, तो ही इस क्वेश्चन को आप ठीक से प्रोसीड कर सकते हो। अगले में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज लोन पेयर इन NO2 नेगेटिव आयन बेस्ड ऑन लुईस थ्योरी। तो आप देखिए बेटा, आप इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में खुद के 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो आप कह सकते हो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 पेयर है, 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम उसके साथ बॉन्डेड एटम है। पहले आप एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, और पहले उसके बाद इन ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 3-3 लोन पेयर और रख दो। अभी तक आप देख सकते हो कि हमने 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, टोटल पेयर आपके पास 9 है, तो बचा हुआ एक लोन पेयर आप नाइट्रोजन एटम पे रख दो। लेकिन फिर भी आपको पता है नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो आप एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दो। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो लुईस स्ट्रक्चर बन रही है वो ये बन रही है बेटा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, इस ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन एटम के पास 3 लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर ही आप नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो जिसके पास 3 लोन पेयर है। इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में पड़े 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने लोन पेयर का नंबर नहीं पूछा, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें एक ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसके लिए आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्लेजन समिट रिएक्शन लिख लेते हैं, जिसमें इसने बोला है कि आपको बेंजल्डिहाइड से डाई बेंजल एसीटोन फॉर्म करना है, और उसके लिए अमाउंट हो गया बेंजल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन है एसीटोन की, और एक्चुअली ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और इससे प्रोडक्ट बना है वो है डाइबेंजल एसीटोन का।
और इसमें साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड और ये है डाई बेंजल एसीटोन। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। बेंजल्डिहाइड का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5.3 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 106 mu। तो अगर इसमें हम मोल्स फाइंड करें तो मोल्स आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1/20। आप देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस है और इस रिएक्शन में 2 मोल बेंजल्डिहाइड 1 मोल एसीटोन से रिएक्शन करके इसका डाई बेंजल एसीटोन का 1 मोल फॉर्म करता है 2 मोल वाटर रिलीज। तो इसके 1/20 मोल से जो डाई बेंजल एसीटोन के मोल बनेंगे वो बनेंगे इसके हाफ, बिकॉज इनके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल बनेगा। तो 1/20 रिएक्ट करेंगे तो इसके मोल्स प्रोड्यूस होंगे 1/40। तो मोल्स हो जाएंगे 1/40। इसके बाद इसका आप मोलर मास फाइंड कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे तो इसमें कार्बन हो गए 6 और 6 12 और फिर ये 13 14 15 16 17 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया और बाकी हाइड्रोजन। तो ये मोलर मास इसका जो आता है वो आता है 234। अब अगर मोलर मास इसका आ गया 234, मोल्स इतने हैं तो इसका मास फाइंड कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट का मास कितना प्रोड्यूस होगा जो होता है मोल्स इंटू मोलर मास, तो 1/40 इंटू 234। ये मास इसका प्रोड्यूस होना चाहिए थ्योरेटिकली अगर ये 100% एफिशिएंसी से रिएक्शन हो या फिर परसेंटेज यील्ड 100% हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्चुअली मास जो बन रहा है प्रैक्टिकली वो 3.51 ग्राम बन रहा है और थ्योरेटिकली बनना चाहिए वो ये मास है। तो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन अमाउंट जो है प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली जो होती है उसी को हम गिवन अमाउंट बोलते हैं और उसके बाद अपॉन में होता है थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल मास इनटू 100। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन प्रैक्टिकल यील्ड या गिवन यील्ड, जो आपको क्वेश्चन में होता है वो प्रैक्टिकल होती है, इनटू 100। तो इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल सॉरी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 और इसमें जो प्रैक्टिकली जो गिवन यील्ड है वो है 3.51 ग्राम और जो थ्योरेटिकली बनना चाहिए वो हमने फाइंड कर लिया 234 अपॉन 40 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3.51 अपॉन 234 इंटू 40 200। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 से डिवाइड कर दो 2.34 हो गया और इस तरह से 35 इंटू 4 हो गया लगभग, तो आपका 7140/2। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आता है ये आता है 60%। तो आप देखिए इस वाले केस में परसेंटेज रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका आंसर होगा 60% यील्ड रिएक्शन का। इसका मतलब अगर थ्योरेटिकली ये 100 ग्राम फॉर्म होना चाहिए तो एक्चुअली में फॉर्म होगा वो 60 ग्राम। तो इसके साथ ही ये हो गया कंप्लीट।